स्टूडेंट्स, आज हम सिद्धांतों का वर्गीकरण करेंगे। समाजशास्त्र के विकास का इतिहास इस बात को उल्लेखित करता है कि समाजशास्त्र में जो सिद्धांत पूर्व स्थापित हैं उनमें अस्तित्व की दृष्टि से समय समय पर परिमार्जन होता रहा है, उनका परिष्करण होता रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सिद्धांत पूर्व में स्थापित कर दिए गए हैं उसी रूप में उन सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए यह अनिवार्य नहीं है। समय जब परिवर्तित होता है, समाज और संस्कृति में परिवर्तन आता है, समय के साथ साथ सामाजिक तथ्य बदलते हैं, तो पूर्व में स्थापित जो सिद्धांत हैं उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उनका हम परिमार्जन कर सकते हैं। तो इसलिए समाजशास्त्र में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन सिद्धांतों का समय समय पे परिष्करण भी हुआ है, परिमार्जन भी हुआ है, नए सिद्धांत भी स्थापित किए गए हैं। पर्सी एस कोहिन ने सिद्धांतों के 4 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। इसको ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, आदर्शात्मक सिद्धांत कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं और तात्विक सिद्धांत कहते हैं। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होता है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत इस प्रकार का सिद्धांत है जो स्वयं अपने आप में सिद्ध होता है। इस प्रकार के सिद्धांत ऐसे स्वयं सिद्ध कथनों से बनते हैं जिन्हें हम एक्सोमेटिक स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिन्हें जो पारिभाषिक आधार पर सत्य होते हैं। इनमें इनके अंदर से हम दूसरे कथन निकाल सकते हैं, ये इतने सत्य होते हैं। जैसे कि 2 × 2 = 4, ये अपने आप में प्रमाणित है। जिस प्रकार हम कहते हैं सूरज ईस्ट में उगता है, ये अपने आप में प्रमाणित है। तो इन्होंने कहा कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत ऐसे वाक्यों पर आधारित होते हैं जो स्वयं में सिद्ध होते हैं, अपने आप में प्रमाणित होते हैं। और इस प्रकार के सिद्धांत किस में पाए जाते हैं? गणित में पाए जाते हैं या तर्कशास्त्र में पाए जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है आदर्शात्मक सिद्धांत। आदर्शात्मक सिद्धांत अमूर्त सिद्धांत जिसका निर्माण ज्ञान कोश के विकास के लिए किया जाता है और जो आदर्श अवस्थाओं के एक समूह का विस्तार करते हैं जिनकी हमें आकांक्षा रहती है। जैसे समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का सिद्धांत इस श्रेणी में आता है, जिन्हें वैचारिक स्तर पर स्वीकृति दी जाती है। जैसे नैतिक शास्त्र है, धर्म आदि के जो सिद्धांत हैं वो आदर्शात्मक सिद्धांत होते हैं, यानी वे हमारे सम्मुख आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, आदर्श की चर्चा करते हैं। तीसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक आनुभाविक कथन पर आधारित वाक्य जो किसी घटना के कार्य कारण की व्याख्या करता है। इस बात को हम बार बार कहते हैं। विज्ञान की विशेषता क्या है? कार्य कारण संबंधों की स्थापना करना। हम यह भी कहते हैं विज्ञान की विशेषता क्या है? विज्ञान सार्वभौमिक होना चाहिए, विज्ञान आनुभाविक होना चाहिए। आनुभाविक मतलब जो अनुभवों पर आधारित हो। तो इस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांत कैसा है? सार्वभौमिक आनुभाविक कथन है जो किस पर आधारित है? एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसका हम कार्य कारण संबंधों की स्थापना कर सकते हो। जिन वाक्यों का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण किया जाए वह वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। विज्ञान की आधारभूत विशेषता इस बात की व्याख्या करती है कि घटनाएं क्यों घटित हुई और कैसे घटित हुई। तो वैज्ञानिक सिद्धांत विज्ञान की दृष्टि, अगर हम कहें समाजशास्त्र विज्ञान है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो बनाया गया सिद्धांत है जिसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रकार जो इन्होंने बताया है वह तात्विक सिद्धांत बतलाया है। तात्विक सिद्धांत परीक्षण के योग्य नहीं होते हैं जैसे कि वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, यद्यपि इनका तार्किक मूल्यांकन किया जा सकता है। तर्क के आधार पर हम इसको देख सकते हैं। हम इसको कार्य कारण संबंधों के द्वारा प्रमाणित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तार्किक रूप से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तात्विक सिद्धांतों में उपयोगी मान्यताएं होती हैं जो सुझावात्मक भूमिका का निर्वहन करती हैं, जैसे कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ऐसे तात्विक सिद्धांत हैं जो विज्ञान के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं। तात्विक सिद्धांत हमारे लिए कैसी भूमिका का निर्वहन करता है? ये हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध होती है। ये सुझावात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। सुझावात्मक भूमिका यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं पर्सी कोहन ने सिद्धांतों को 4 भागों में विभाजित करने का
प्रयास किया है। अब आगे हम देखें, डॉन मार्टिनडेल की बात करें तो डॉन मार्टिनडेल समाजशास्त्र के सिद्धांतों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। एक को हम प्रत्यक्ष साम्यवादी सिद्धांत कहते हैं। प्रत्यक्ष साम्यवादी सिद्धांत का उदाहरण यदि हम देखें तो प्रत्यक्ष साम्यवादी सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत था, जिसके आधार पर स्पेंसर ने समाजशास्त्र में समाज का मूल्यांकन किया। कॉन्फ्लिक्ट थियरी या संघर्षवादी सिद्धांत, जिसके अंदर मूलतः हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, वर्ग जिसमें हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। स्वरूपात्मक सिद्धांत कौन से हैं? स्वरूपात्मक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो समाज के स्वरूपों की चर्चा करते हैं। सामाजिक व्यवहारवाद, सोशल इंट्रैक्शनिज्म, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता है, उसको हम सामाजिक व्यवहारवाद या सोशल बिहेवियरिज्म कहते हैं। और समाजशास्त्री प्रकार्यवाद, सोशलॉजिकल फंक्शनलिज्म, ये प्रकार्यवाद जिसका उदाहरण अपन ने डेविस एंड मूर का लिया था, जो समाज में ये वह सिद्धांत है जो हमें समझाता है समाज में यदि कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और समाज की प्रत्येक इकाई किसी न किसी प्रकार का निर्वहन करती है, यानी कि समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ऐसे सिद्धांत को समाजशास्त्री प्रकार्यवाद कहा जाता है। जिमरमैन ने भी समाजशास्त्री सिद्धांतों को 3 भागों में विभाजित किया है। स्थायी संरचनात्मक, जिसको हम स्टैटिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नवीन प्रत्यक्षवाद, जिसे हम नियो पॉजिटिविज्म कह सकते हैं। नवीन गतिशीलता, जिसे हम नियो डायनामिक्स कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को के सिद्धांतों को कई भागों में विभाजित किया है। तो अभी तक आपको मैंने जो बतलाया है सिद्धांत क्या है, सिद्धांतों को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, उसकी हमने चर्चा की। और आज हमने संक्षेप में समाजशास्त्र के सिद्धांत जो हैं उनका वर्गीकरण भी किया है। इसी वीडियो में एक विद्यार्थी ने मुझसे इसी वीडियो में मैं आपको एक समस्या का समाधान करूंगी। एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा, दीपिका ने, कि मुझे सामान्य समाजशास्त्री अभिमुखन जनरल सोशलॉजिकल अप्रोच समझ में नहीं आया है, तो उन्होंने कहा मुझे वापस इसको समझाने के लिए। तो आप सभी इसको सुने और समझने की कोशिश करें। जनरल सोशलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि समाजशास्त्र में कई प्रकार के अभिमुखन पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिद्धांत की संज्ञा भी देते हैं, जिन्हें हम सिद्धांत कहकर भी संबोधित करते हैं। एक तो बात समझ लीजिए, हम अभिमुखन का अभिप्राय क्या है। हम इसे अभिमुखन भी कह सकते हैं, इसको हम अभिमुखन के साथ साथ हम इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम उपागम कहते हैं। अभिमुखन या उपागम आपको किसी भी घटना को देखने का एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। परिप्रेक्ष्य यानी देखने का नजरिया प्रदान करता है, उसको हम अभिमुखन कहेंगे, उपागम कहेंगे, परिप्रेक्ष्य कहेंगे। तो सामान्य समाजशास्त्रीय अभिमुखन क्या है वो हमें समझने की आवश्यकता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अभिमुखन अथवा उपागम विकसित हुए हैं। उपागम किसी सामाजिक प्रघटना को इस एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में देखने, समझने व विश्लेषित करने के लिए सार्थक आधार प्रदान करता है। वो आपको बतलाता है किस घटना, जो आप प्रघटना का अध्ययन कर रहे हैं, उसको आपका देखने का नजरिया क्या होगा। क्या आप उसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, आप उसको संघर्षवाद के दृष्टिकोण से देखेंगे, आप उसको एथनोमेथोलॉजी के दृष्टिकोण से देखेंगे। इसको हम परिप्रेक्ष्य या उपागम कहते हैं। ये आपके अध्ययन के उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि आप अपने अध्ययन का परिप्रेक्ष्य क्या रखना चाहते हैं, अप्रोच क्या रखना चाहते हैं। अपन लोग कई बार एक उदाहरण देकर, मैंने पहले वीडियो में भी यही उदाहरण दिया, पुनः यही उदाहरण मैं आपके सामने रिपीट करना चाहती हूँ। जैसे एक कुर्सी है, उस कुर्सी को देखने का दृष्टिकोण है। बॉटनी का टीचर है, इकोनॉमिक्स का टीचर है, सोशियोलॉजी का टीचर है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से एक ही कुर्सी को देखते हैं। बॉटनी का टीचर उसके अंदर लकड़ी की क्वालिटी को देखता है, इकोनॉमिक्स का टीचर उसके अंदर कुर्सी बनाने की लागत को देखता है, और सोशियोलॉजी का टीचर उसको परिस्थिति के संदर्भ में देखता है, उस पर कौन बैठता है। कुर्सी एक है लेकिन कुर्सी को देखने का नजरिया अलग अलग है। इसको हम अभिमुखन या परिप्रेक्ष्य कहकर प्रस्तुत कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है? विषयगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। किसी विषय को लेकर और विषय के अंदर भी किसी एक घटना को
लेकर आपका क्या दृष्टिकोण होगा उसको वह स्पष्ट करता है। एक ही प्रघटना को देखने के बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। अभी तो जो हमने उदाहरण लिया वो हमने अलग अलग विषयों की बात की थी, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर भी एक ही घटना को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। मैंने आपको वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में बताया, समाज के अंदर एक वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। वर्ग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उससे आप लोग सब वाकिफ हैं, और समय पड़ने पर जब हम संघर्ष का सिद्धांत करेंगे पुनः इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन वर्ग एक सामाजिक व्यवस्था है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। अब वर्ग को देखने का अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो जब हम वर्ग की बात करते हैं तो प्रकार्यात्मक उपागम वाले समाजशास्त्री वर्ग को समाज के लिए अनिवार्य मानते हैं। वो कहते हैं समाज में वर्ग व्यवस्था का होना आवश्यक है। वर्ग व्यवस्था को होना आवश्यक क्यों है? वे मानते हैं समाज की आवश्यकता को पूर्ति करता है। बिना वर्ग व्यवस्था के समाज में श्रम का विभाजन नहीं हो सकता और उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पद पर नहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा समाज के अंदर वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हमें संघर्षवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है, जिस कार्ल मार्क्स ने वर्ग को